हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप सभी को पता है जैसे झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, तो दोस्तों हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ का सेट 1 है उसका डिटेल सॉल्यूशन। दोस्तों आप लोग इसी स्क्रीन में ही सॉल्यूशन करके बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे। और दोस्तों आप लोग को स्क्रीन में ही बताएं या फिर बोर्ड में कमेंट करके ये भी बोल दीजिएगा, क्योंकि ये पहला हम स्क्रीन बना रहे हैं। अगर स्क्रीन आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोर्ड में ही आप लोग को नेक्स्ट सेट 2 से बता दूंगा, तो कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है, बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा एमबी लेता है इसलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, किस तरह से क्या सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, सारा चीज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज इंट्रोडक्शन हम आप लोग को दे ही चुके हैं कि क्या है क्या नहीं, साइंस वाला जब पढ़ाए थे। इससे पहले बता दें साइंस का सेट 1 और सेट 2 मैंने दोस्तों जारी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में अलग से मैंने प्लेलिस्ट का बना दिया है 10th का, कि क्लास 10th मॉडल पर का करके आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए, 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल मतलब इस तरह से कर लीजिएगा, यहाँ पे 120 लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से वो करके यहाँ पे 120 लिखिएगा और इसको देंगे कितना बार में, 2 बार में। पहले जाएगा 2 चौक 12 और 0 का 0, फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर जाएगा 2 से कितना, 2 1 कम 2 1 बचा, 2 1 कम 2 1 बचा ना 3 में, तो अब फिर 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर 3 से दे देंगे, 3 पच्चे 15, अब 5 से दे दीजिए, 5 एकम 5 हो गया। क्या हो रहा है हम लोग का, 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 गुना 3 गुना 5, मतलब क्या हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5। देखिए ये वाला कौन वाला ऑप्शन में है, तो आप लोग को दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर पहला में दिख जाएगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों जैसे आप लोगों को बताया था वही सवाल आ चुका है। और दोस्तों ये सवाल बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, ये सवाल ये सारा चीज़ आने वाला है। भले थोड़ा सा डाटा चेंज कर दे, लेकिन ऐसा सवाल आने वाला है 100%, इसलिए ध्यान से जरूर देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, 2 नंबर, 306 657 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF दिया है 9 और एलसीएम क्या होगा निकालने बोला है। तो हमको पता है दो संख्या क्या क्या है, 306 और 657। हम लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, बताए थे ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या 306, एगो है 306 और एगो है 657, बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम एक मिनट, एलसीएम और इंटू एचसीएफ तो दिया हुआ है भाई, कितना दिया है महत्तम समावर्तक, 9 दिया हुआ है। अब इधर 9 गुना में है, इधर के बटा हो जाएगा, तो काट दीजिए, 9 बार में कितना से कटेगा ये 9 तिया 27 और 9 चरे 36, तो 34 को 657 से दोस्तों गुना कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। और आई थिंक इसके अनुसार मेरा आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी 22,338 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्या देखिए, 15 और 25 का एचसीएफ पूछा है। आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से निकालिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 15 को हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे पहले कि कितना होगा, तो सर ये 3 पचे 15 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 हो जाएगी, 5 है, ठीक है। फिर किसका है, 25 का है, तो चलिए सर 25 भी यहाँ लिख देते हैं और ये भी चल जाएगा 5 से, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, मतलब कि क्या कॉमन आ रहा है 15 में, क्या 15 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 गुने 5, हाँ सर लिख सकते हैं। 25 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या सर, तो 5 गुने 5। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन आता है। कौन दोनों में कॉमन दिख रहा है सर, 5 दिख रहा है, तो मारिए ना आंसर 5 सही हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है देख लीजिए, बोला एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय होता है। अगला सवाल हम लोग का है दोस्तों, क्या देख लीजिए, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल गुणनफल 1/3 है। बोला द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग दे दिया है √2 और गुणनफल दिया 1/3, तो क्या होगा। तो हम लोग याद रखिए, मैंने हमेशा आप लोग कहा है जब भी इस तरह का सवाल रहे तो क्या करेंगे, इसके लिए एक समीकरण याद रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये तो दोस्तों पूरा द्विघात समीकरण हो गया, लेकिन ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज इतना, ये हम लोग का द्विघात बहुपद होता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्या है, शून्यकों का योग कितना दिया है √2 दिया हुआ है,
तो लिखेंगे √2। देखिए एग्जाम में आप लोगों को टू द प्रोसेस बिल्कुल एक एक लाइन नहीं बनाना है, जितना शॉर्ट में आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका तो मैं दोस्तों डायरेक्ट आंसर शॉर्ट में बोल दूंगा, लेकिन आंसर नहीं, थोड़ा समझ लीजिए ना। गुणनफल कितना है, 1/3, तो लिख दिया। देखिए शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लिख दिए √2, और x है यहाँ पर तो x दे दिए, ठीक है। गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया है 1/3, तो लिख दिए 1/3। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, तो 3 इससे भी गुना हो जाएगा और इससे भी गुना हो जाएगा, तो गुना होकर क्या हो जाएगा हम लोग, देखिए यहाँ लिखते हैं हम 3x² हो जाएगा प्लस 3√2 हो जाएगा x में, और क्या हो जाएगा +1, और बट्टा में 3 होगा, लेकिन उधर वाला यहाँ पे बराबर में क्या है 0, तो यहाँ पे बराबर में क्या है 0 ना, तो उधर आके 0 हो जाएगा। तो बच्चे हम लोग आंसर क्या होगा 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। तो देखिए 3x² प्लस 3√2x सॉरी 3 प्लस 3 माइनस 3√2x और प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। 6 नंबर क्या है, यदि ax² प्लस bx प्लस c शून्यक a अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए ax² प्लस bx प्लस c क्या है, द्विघात समीकरण है, शून्यक दे दिया है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर -b/a होता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो बस मारिए ऑप्शन ए को, सही है। 7 नंबर, तो देख के आंसर बोलिएगा। सर एक अक्ष को तो कहीं पे काटे नहीं रहा है, तो शून्यक क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी 0 होगी ना भैया। जब x अक्ष को कहीं पर काटेगा तब तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन x अक्ष को कहीं काट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 8 नंबर, समीकरण दे दिया है 2 गो में, यदि क्या बोल दिया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c1/c2 हो तो समीकरण का युग्म होगा। आप लोगों को याद होगा कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो दोस्तों ये होता है समांतर, यानी कि कोई हल नहीं होगा इसका, तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ये वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो पढ़ा है वो तो जरूर मारेगा भैया, वो छोड़ेगा नहीं, वो तो मारवे करेगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0 तथा 3x + 4y + 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, समांतर होगी कि लंबवत होगी। तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे a1/a2, तो a1 में क्या है, देखिए a1 है, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है a1, ये a2 सॉरी a1 b1 और ये c1, यहाँ पर ये a2 b2 और ये c2। देखिए लेकिन हाँ यहाँ पर c में कुछ है नहीं, 0 है, यहाँ पर c में 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। b1/b2 निकालिए तो क्या हो जाएगा b1/b2, सर इसमें b1 में कितना है -3 है और b2 कितना है 4 है। दोनों इक्वल आ रहा है क्या, नहीं सर इक्वल नहीं आ रहा है, तो प्रतिच्छेदी होगा। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2 का, दोस्तों ये प्रतिच्छेदी हो जाता है, तो यानी कि प्रतिच्छेदी मार दीजिए ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y बराबर 2 तथा 6x - 2y बराबर 4 का अनंत हल है। अनंत हल किस मान के लिए, तो अनंत हल कब होता है, अनंत हल जब होता है कब, जब दोनों संपाती होता है। संपाती मतलब कंडीशन क्या होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। हाँ सर होता है, तो यहाँ पर देखिए a1 में क्या है c, तो लिखते हैं c, a2 में देखिए यहाँ पर क्या है 6, तो बटा 6 बराबर b1 में देखिए क्या है -y मतलब -1 है, b2 में कितना है -2y मतलब -2 है, और c1/c2 मतलब c1 में कितना 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटे जाएगा, तो चलिए हम 2/4 लिख देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो माइनस माइनस कट गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 कट जाएगा, तो ये भी 1/2 होना चाहिए। तो सी का वैल्यू ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ सी का जाएगा कितना होना चाहिए 3, तभी होगा ना, वैसा कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा c/6 बराबर 1/2, तो भी आंसर वही आएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सी का वैल्यू, सी का वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए ना सी की जगह पे, तो c = 3, ठीक है। तो c = 3 ऑप्शन ए है। समीकरण युग्म दिया हुआ है का क्या हल है, का हल पूछा है, ठीक है।
आप लोग का दो समीकरण दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y का हल क्या है। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को x और y का वैल्यू निकालने बोलेगा। अगर और कमेंट में इसको बोलिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा बनेगा, स्क्रीन में बनेगा नहीं वाला, ठीक है। अगर मैं कभी आप लोग को बोर्ड में बताता हूँ, ये क्वेश्चन बता दूंगा तब। तो इसको सॉल्व करके सभी लोग कमेंट में आंसर बोलेंगे, मैं आप लोग कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है, ठीक है। जिसका एक हल होता है वो भी संगत होता है, जिसका बहुत सारा हल होता है वो भी संगत होता है, लेकिन जिसका कोई हल ही नहीं होता है तो वह असंगत हो जाता है, ठीक। समीकरण युग्म 2 दिया है का हल है। सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे 11 नंबर है ना, आप लोग ऑप्शन से डायरेक्ट मार सकते हैं। कैसे कि इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, ठीक है। इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो कौन वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है? देखिए x बराबर 2, y बराबर -1 लेते हैं तो क्या होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस ऑफ -1 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 तो सही मान रहा है हमको। इसमें सेकंड वाला हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 3 दूनी 6 और यहाँ 1 रखिएगा तो -2 एकम 2, 6 में 2 गया तो 4। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप लोग डायरेक्ट टिक कैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए इधर 9 है ना, ध्यान से सुन लीजिए कैसे मैंने डायरेक्ट किया। इधर है x प्लस वाई बराबर 9, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी कितना 2। चलिए मैं पुट करके देखता हूँ क्या 9 आता है, तो सर नहीं आएगा। 2 + 2 कितना 4 होता है, तो होगा नहीं। ऑप्शन बी को पुट कीजिएगा तो भी नहीं 9 आएगा। ऑप्शन सी को कीजिएगा तो भैया जी 9 आ जाएगा ना। देखिए x प्लस वाई बराबर 9, मतलब 5 + 4 करेंगे, 5 और 4 है ना, तो 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा ना। चलिए आप एक बार इसमें देख लीजिए, 5 - 4 x - y बराबर 1 होना चाहिए, मतलब 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल सटीक है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। डायरेक्ट ऑप्शन से मारिए, बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों इसमें द्विघात समीकरण आप लोग को चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। कि कौन वाला जिसमें x² रह जाएगा वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, जिसमें x² नहीं रहेगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे मैं आप लोग को बोल देता हूँ, इसमें इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो इसमें x² नहीं बचेगा, ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये वाला भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x² कट जाएगा। हाँ ये वाला दोस्तों आप लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसमें x² बच जाएगा। देखिए तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग आंसर ऑप्शन सी मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक x², हाँ। और यहाँ पर डी भी आप लोग का द्विघात समीकरण बन रहा है, ठीक है। डी भी आप लोग का द्विघात समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हमको लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे क्या यहाँ पर होगा। देखिए सी भी द्विघात समीकरण होगा, निकाल के देख लीजिएगा, और डी भी शायद होगा, ठीक है। दोनों यहाँ पर तो थोड़ा ऑप्शन शायद हो सकता है मिस्टेक है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा और उतना स्क्रीन में जगह है नहीं, इसलिए। और पिछले बार आप लोग चाहेंगे तो मैं बोर्ड में बना दूंगा। यदि d > 0 है तो मूल क्या होगा? d अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, पर भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। d अगर 0 होता तो वास्तविक और समान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर d > 0 है तो वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और समान, वास्तविक तथा समान, समान वास्तविक नहीं। तो मूलों का प्रकृति जानने के लिए हम क्या निकालेंगे, देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे d, ठीक है। b² - 4ac, b² मतलब 1 का स्क्वायर -4ac, तो 4, a का मान 1 और c का मान -1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 का 4, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा। मतलब क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, 5 मतलब 0 से बड़ा, मतलब मूल वास्तविक और भिन्न होगा, असमान होगा, ठीक है। 0 आता तो ना होता समान, वास्तविक और असमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, यहाँ देख सकते हैं कि x² + bx + c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल क्या होगा, ठीक है। मूल होंगे यदि, मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर भिन्न भिन्न वास्तविक होगा तो भिन्न भिन्न होने के लिए क्या होना चाहिए? d > 0 होना चाहिए। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, तो b² - 4ac > 0 होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण x² - x + 3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा? द्विघात समीकरण x² - x + 3, इसका विविक्तिकर यानी कि d पूछा है, तो d क्या होता है? b² - 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, क्या है ये a² x² - bx + c, तो b² मतलब -1 का स्क्वायर,
और -4ac, तो 4 a का मान 1 और c का मान कितना है 3। तो ऐसे आप कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा। दोस्तों इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो -11 हो जाएगा, इसलिए भी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -11, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो के का मान क्या कीजिए। अगर मूल समान है तो डी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर -4ac क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए, बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर और -4ac, 4a का मान 1 हो जाएगा और c का मान क्या है k है, तो k बराबर 0। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर तो भैया यहाँ पर 16 हो जाएगा और -4k बराबर 0, तो 4k बराबर हो जाएगा 16। 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, k का वैल्यू आ जाएगा 4। तो k का वैल्यू 4 देखिए किस में है, ऑप्शन 1 में 4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो मूल दोस्तों आप लोग इसका ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, कितना 6 आ रहा है ना, तो आप लोग तोड़ दीजिए 5x को बीच में, 3 दूनी 6 होता है, -3x और -2x और +6 तो है ही बराबर 0। ठीक है। तो अब देखिए इसमें लोग क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x -3, -2 को मना जाएगा तो यहाँ भी बच जाएगा x -3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एगो x -3 को मना जाएगा और एगो x -2 को मना जाएगा, बराबर में क्या है 0 है, यहाँ भी बराबर में 0 है। ठीक है। तो एगो सॉल्व कीजिएगा इसको, तो x बराबर एगो 3 आ जाएगा और एगो 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 किस में है देख लीजिए, 3 और 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3। ठीक है। अगला चलिए देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन AP है। AP है मतलब क्या, जिसका सार्वंतर समान होता है। सबका डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। देखिए 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में 4 जाएगा तो 4, ये समानांतर नहीं है। 3 में 1 जाएगा तो 2, 5 में 3 जाएगा तो भी 2, 7 में 5 जाएगा तो भी 2, मतलब इसमें सार्वंतर हमारा समान आ रहा है, ये हो जाएगा AP में है। बाकी किसी में भी दोस्तों आप लोगों का अंतर समान नहीं होगा। आप लोग AP में चेक करने के लिए A2 - A1 निकालिएगा बराबर A3 - A2 निकालिएगा। देखिएगा समान आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं होगा। 22 नंबर, AP का 10वां पद क्या है। ठीक है, AP है उसका 10वां पद निकालने बोला यहाँ पर। तो AP का 10वां पद मतलब A10, A10 मतलब A प्लस कितना डी जी, A प्लस 9D। सर बताए हैं आप, जी हाँ, नहीं मैंने तो ये नहीं बताया, लेकिन अभी सुन लीजिए, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा AP। ठीक है। तो A जब भी कोई पद निकालने बोलता है तो ऐसे करते हैं, A10 मतलब A प्लस 9D, A12 मतलब A प्लस 11D, तो A प्लस 9D, A कितना है पहला पद देखिए 2 है, तो 2 प्लस 9D, D मतलब क्या पदों का अंतर, 7 में 2 गया तो 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 2 + 9 = 45, आंसर हो जाएगा आप लोग का 47। दैट इज ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। 23 नंबर, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। ये भी AP वाला सवाल है दोस्तों। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो सबसे पहला 2 अंक कौन सा है जो 3 से विभाजित होता है, 12 होता है, 12 के बाद 15 होता है, उसके बाद 18 होता है। इस तरह से अंतिम पद क्या होता है 99। तो पहला पद हो जाएगा 12, दूसरा पद 15, अंतिम पद 99। ठीक है। तो क्या निकालना है, कितनी संख्याएं मतलब n का नंबर निकालना। आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, an = a + n - 1 × d। ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा 12, d का वैल्यू हो जाएगा कितना, d का वैल्यू 15 में 12 जाएगा तो 3, और अंतिम पद मतलब an का वैल्यू हो जाएगा कितना 99। सॉल्व कीजिएगा, आपका n का वैल्यू आ जाएगा। कमेंट में सभी लोग इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अगर किसी से नहीं बन रहा है तो भी कमेंट में बोलेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 24 नंबर, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग वही है। 0 और 50 के बीच कितना सारा विषम संख्या है, तो क्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और लास्ट में क्या है 49 है, क्योंकि 50 तो भैया सम संख्या हो गया, हमको विषम संख्या बोला है ना, तो आपको निकालना है SN। SN मतलब पदों का योग। फॉर्मूला क्या होता है n/2 × a + an, छोटा वाला लगाएंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला भी, उसमें भी a + an या l कोई लिखता है, मतलब एक्चुअली वो अंतिम पद ही होता है। n आप लोग निकाल, हम लोग को n यहाँ पर पहले आपको n निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे, तो पहले दोस्तों आप लोग an का फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग यहाँ से n निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग को थोड़ा बड़ा बनेगा इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। सभी वृत्त होते हैं, तो मैंने पहली बार आप लोग को बहुत बारी वाला समरूप होते हैं, रूप समान होता है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये वाला कराया था। आकृति में यदि ये समांतर दिया है और देखिए DB = 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर,
ए दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ए दिया है 1.5 सेंटीमीटर, इसी दिया है 3 सेंटीमीटर, इसी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो एडी निकालिए। तो देखिए जब भी कोई त्रिभुज में कोई एक रेखा दूसरा रेखा का समांतर होता है तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, मतलब समान अनुपात में होता है। मतलब क्या होता है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, एडी बटा डीबी। तो एडी कितना है, कुछ नहीं, मतलब एडी हमको निकालना है, डीबी कितना है 2, ए कितना है 1.5 बटा इसी कितना है 3। इसको काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 एकम 2, मतलब एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक एक कटेगा, 1 से गुना होगा तो एक ही आंसर, एडी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक कौन वाला है देख लीजिए, एक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सिर्फ 27 नंबर। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। बोल रहा है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाए, ठीक है। तो भैया जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की कसौटी को दोस्तों हम लोग कहते हैं ए सर्वांग समता नियम। जब कोण बराबर होता है तो ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है। एबीसी और पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण ए बराबर क्या है, कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। मतलब हर एक का संगत कोण बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। मतलब ए बी सी बराबर पी क्यू आर, मतलब ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं एक थ्योरी कि यदि किसी त्रिभुज का कोई समरूप है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अनुपात का स्क्वायर मतलब किसके बराबर, क्षेत्रफल का अनुपात बोला है तो 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 16:81 देखिए कौन बोला, ऑप्शन डी। सर ये कैसे हुआ, तो एक होता है दोस्तों फॉर्मूला कि अगर दो त्रिभुज कभी समरूप हो जाए ना तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्या होता है क्षेत्रफल का अनुपात, वो होता है उनके भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। भुजाओं का अनुपात 4/9 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। मैं बता देता हूं और कमेंट में सब लोग आंसर बोलेंगे। एक समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु मतलब समान बाहु मतलब समान भुजा, सभी भुजाएं 2a है। शीर्षलंब मतलब यहां से एक लंब खींचेंगे 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, और इसका लंबाई बोला है। तो भैया हम जानते हैं ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। आपको निकालना है क्या ये, तो ये दोस्तों आधा आधा बढ़ जाता है ना, तो इधर भी a हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा a। तो बस आप लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, लिखिएगा क्या होगा, अंडर रूट, यह है अगर कर्ण तो यह है आधार और यह है लंब। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं 4a का स्क्वायर और आधार इसका स्क्वायर कितना, a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3√3a स्क्वायर। अब इसका निकालिएगा तो a तो बाहर निकल जाएगा, मतलब a√3 आंसर हो जाएगा। a√3 देखिए किसमें है, a√3 मतलब √3 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सर इतना शॉर्ट में क्यों बता रहे दोस्तों, शॉर्ट में नहीं मैं समझा के बता रहा हूँ। देखिए आप लोग एग्जाम में लिखना नहीं है, नहीं तो मैं तो आप लोग पूरा प्रोसेस से ही बोलता हूँ, मैं प्रोसेस से ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ 1-2 स्टेप छोड़ दे रहा हूँ। कैलकुलेशन वाला क्या बताऊँ। और दोस्तों एग्जाम में आप लोग भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाइए। फिर भी आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट में जरूर बोलिएगा, और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट में जरूर बोलेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है ताकि मैं उस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें मेन लिमिट क्या है, समझाने में मेरा कोई इशू नहीं है। मेन लिमिट ये दोस्तों स्क्रीन है भैया, ये तो लिमिटेड है ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता, बार मुझे मिटाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा समझा करो यार, इतना स्मार्ट लड़के हो। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ऐसा है कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी बराबर दिया है 6√3, ए सी बराबर दिया है बी सी बराबर 6। देखिए तो आप लोग इन दोनों को जब स्क्वायर करेंगे ना, देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6√3 का स्क्वायर कितना होता है, 36 या 81 होता है, 36 और 36 इसका 636 और 36 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 4 8 हाथ मेरा 1 3 3 1 10 108। 108 को दोस्तों यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 1।
मतलब दोस्तों अगर आप लोग करें तो इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है। मतलब आप लोग का ये वाला जो हो रहा है एसी वो कर्ण हो जा रहा है। चलिए एसी को कर्ण हम बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज खींचे जिसमें एसी क्या हो गया, कर्ण हो गया, मतलब ए बी क्या हो जाएगा, आधार या लंब जो बोलना है। तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा भैया, ये समकोण डिग्री समकोण होगा तभी तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सर आप कैसे बोल रहे हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, आप लोग खुद से देख सकते हैं। इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, तो इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हो तो रहा है ना, इसलिए एक समकोण त्रिभुज मतलब कोण बी कितना हो जाए 90 डिग्री। बहुत बड़े। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त है मैंने बताया था, जितना मन चाहे उतना खींच दो, कोई रोकने वाला है नहीं, मतलब अनंत हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक। 33 नंबर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए ये बात क्वेश्चन मैंने आप लोग बताया था, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। बोला वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, मान लीजिए वृत्त का ये केंद्र हो गया, इससे 13 सेंटीमीटर दूर ये वाला, ठीक है, स्थित वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया, इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है। तो ये भैया 90 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 125, तो 25 का गुण होता है 5, तो 5 हम लोग इसका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर देख लीजिए, 5 बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 34 नंबर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा दोस्तों और आंसर में कमेंट में जरूर बोलेंगे आंसर। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस प्रकार है, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है, ठीक है, दोनों का त्रिज्या दिया इसका 3 और 5, बोला ये वाला इस तरह से टच करता है, इसका लंबाई क्या होगा जीवा का, ठीक है। तो इस तरह से हम एक खींच सकते हैं इस तरह से, ठीक है। क्या बोल दिया है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, बड़े वृत्त का मतलब ये वाला 5 हो जाएगा। तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं आराम से, ये निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा उसका डबल कर दीजिएगा, पूरा का पूरी आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा केंद्रीय कोण और आर थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो θ/360 इंटू पाई स्क्वायर कौन हो रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है। देखिए पाई स्क्वायर इंटू θ/360। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, ये दोस्तों जब मैंने मैथ आप लोगों को पढ़ाया था ये वाला चैप्टर तब बताया था कि व्यास होता है दोस्तों वृत्त का सबसे बड़ा जीवा। और क्यों बताया तब भी एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया था कि व्यास दोस्तों केंद्र से पार होता है, इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। आर त्रिज्या वाले उस वृत्त की चाप की लंबाई क्या होता है θ/2π इंटू θ/360 इंटू पाई आर। तो θ/360 इंटू पाई ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र दिया है, जिसका कोण दिया केंद्र पर कोण 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो θ/360 होता है फॉर्मूला इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू लिख देते हैं हम लोग सबका, ठीक है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर सबका वैल्यू लिख देते हैं। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री बटा 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर दोस्तों 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुने 6, 6 चौक 36, एकम 36 कट जाएगा 10 बार में, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 22, 6 चौक 36, यहाँ पर ये तो कट गया आप लोग का इससे 36 है ना, तो 22 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ मेरा 1 12 1 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 132/7 देखिए कौन वाला है, ऑप्शन एक ही मैच कर रहा है, इसको मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा चर सकता है। तो आप लोग कभी घोड़ा बकरी कभी चराए हैं तो कमेंट में जरूर बोलेंगे हाँ हम चराए हैं। वैसे कौन नहीं चराए, जो गांव देहात में रहा है वो अक्सर चराया होगा, ठीक है। तो एक वृत्ताकार मतलब यहाँ बांध देता है, ठीक है। कितना मीटर रस्सी से, 7 मीटर ये रस्सी से बांधता है। अब घोड़ा क्या चलेगा, क्या यहीं पर खड़े खड़े चलेगा, नहीं, आप लोग जैसा बुड़बक नहीं है ये सॉरी मजाक कर रहा था। आप लोग क्या घोड़ा कैसे चलेगा, ऐसे करके पूरी घूमेगा ना, पूरा खेत में ऐसे करके घूमेगा,
ऐसे घूम के क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, बस इसी क्षेत्र में चलेगा, मतलब क्या वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। निकाल दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 गुने 7, 7 से 1 को 7 तो कट जाएगा, 22 154 आंसर हो जाएगा। 154 देखिए कौन वाला है, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग का टोटल सॉल्यूशन मैथ का, और कमेंट करके जरूर बोलेंगे कैसा लगा कैसा नहीं, और अगर आप लोग बोर्ड में चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बोलेंगे अगर ऐसा ठीक है। कि दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा हेल्प हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा उतना बनाने के लिए ज़्यादा एमबी का भागता नहीं है, इसलिए जल्दी अपलोड होता है। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस बार दोस्तों लोग पैटर्न चेंज हो चुका है और ये सवाल करना जरूर हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए हर एक विद्यार्थी मॉडल को सॉल्व कीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।